आज का जो टॉपिक है ये है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है जो और फिजिकल एडजॉर्प्शन है, इसके बीच में डिफरेंस, तो इसे शॉर्ट में कहते हैं फिजिजॉर्प्शन और दूसरे वाले को कहते हैं केमीजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। तो इसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो पहले का आंसर है वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कौन सा होता है? जो सबसे वीक फोर्स होता है वैंडरवॉल फोर्स, जो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तभी तो कोई भी गैस कहीं भी लग सकती है। आप कैसे रोक सकते हो बताओ? अगर आपने मेटल यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गैस इसके ऊपर आ जाएगी, आप इसे रोक ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो गैस इसके ऊपर आएगी लेकिन ये निकल भी जाएगी, आएगी निकल जाएगी, क्योंकि इसके बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल में होता है कोवैलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कंबाइंड में कह देते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और हो सकता है आयनिक बॉन्ड भी हो जाए। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो इसे हम कह सकते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। इसे भी देख लेना क्योंकि कोविड के सर। पर आसान होगा। तो आसान होने की वजह से क्या होता है कि पेपर में इजी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्लियर हुआ कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट था इसमें स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में होना। ये प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना, ये फिजिकल और ये केमिकल। इसमें जो सेकंड पॉइंट था वो था स्पेसिफिसिटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन में कोई सी चीज होगी और कौन सी नहीं होगी। तो फिजिकल के लिए कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी कंडीशन में ये हो सकता है। ठीक है, नॉट स्पेसिफिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन केमिकल के लिए क्या है, हाईली स्पेसिफिक है। आप इसे करवा ही नहीं सकते केमिकल रिएक्शन को। इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट यूज होना है, ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तभी केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो इसे कहते हैं हाईली स्पेसिफिक, यानी कि स्पेशल है ये वैसे नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें नेचर का। नेचर होता है कि जो फिजिकल होता है ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, जबकि केमिकल होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, अब देखो रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। सपोज ये मेटल था आपके पास, मेटल में आपने गैस पास आउट कराई, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये गैस इस पे एडजॉर्ब हो गई। ये गैस क्या होगी, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गई, गैस एडजॉर्ब हुई। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ एडजॉर्ब हो रही है और फिर ये डिजॉर्ब भी हो सकती है, निकल सकती है बाहर, क्योंकि ये चिपकी तो नहीं रहेगी इसके ऊपर, निकलेगी भी बाहर। तो गैस एडजॉर्ब भी हो रही है और डिजॉर्ब भी हो रही है, यानी कि दोनों कंडीशन हो रहा है, एडजॉर्प्शन भी और डिजॉर्प्शन भी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है, यानी दोनों डायरेक्शन में हो रही है। इसे कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल मीन्स होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो रही है किस केस में, रिवर्सिबल में। तो फिजिकल में ये पॉसिबल है, लेकिन केमिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने H2 प्लस O2 करके वाटर बना दिया तो ये दोबारा फिर ये टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है,
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ होता है ये। तो इस केस में क्या होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो वन डायरेक्शन में होती है, एक डायरेक्शन में होती है, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। जब प्रोडक्ट ही बनता है, केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता, ठीक है, तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो वन डायरेक्शन में होती है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी दैट इज इरिवर्सिबल, और जो दोनों डायरेक्शन में होगी दैट इज रिवर्सिबल। यहां तक क्लियर है? सुमित बताओ। यस सर। ओके, और इसके अलावा किसी को? यामिनी? सर जो यस सर। हाँ बताओ, क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर जो इरिवर्सिबल होंगी वो कंडीशंस के साथ होती हैं, तो उन्हें कंडीशन से हम फिर रिवर्सिबल भी तो बना सकते हैं। रिवर्सिबल अगर आप बनाओगे तो देखो दो कंडीशन होती है, एक होती है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जैसे आपने वाटर को फॉल कराया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल में आप कुछ भी करा सकते हो, इसे कहीं भी ऊपर तक ले जा सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं कि केमिकल एड्जॉर्प्शन होने की बात कर रहे हैं हम, उसमें केमिकल एड्जॉर्प्शन हो गया, अब इसका वापस आना मुश्किल है। अब हम इसको वापस तो ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। फिर दोबारा वाटर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर H2+O2 बन जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर अलग कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उस कंडीशन में ये वापस नहीं जाएगा, यानी H2+O2 आपने वाटर तो बना दिया, सारी कंडीशन फुलफिल कर दिया आपने, लेकिन उसी कंडीशन में ये वाटर फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। हाँ, दूसरी कंडीशन में बना सकता है, फिर आप कंडीशन चेंज करो, फिर ये H2O टूटेगा और H2+O2 बनेगा, तो इसके लिए दूसरी कंडीशन आएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, फोर्थ वन इज एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत पढ़ा था कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक्सेस एनर्जी, जैसे सपोज करो आपके पास 20 जूल एनर्जी है और किसी भी रिएक्शन को करने के लिए 50 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो अब आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और रिक्वायर्ड है जिससे आप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करो, जिससे आप कोलाइड करके रिएक्शन या प्रोडक्ट बनाओ, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और to collide with each other to form product. तो this type of energy is called activation energy, जिसे हम EA से दिखा रहे थे, EA से, ठीक है। तो अब ये फिजिकल में क्या होगा और केमिकल में क्या होगा। तो फिजिकल जो रिएक्शन होती है इसके लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब कोई आपने मेटल रखा तो इसके ऊपर से कोई गैस आएगी, तो उसके लिए कुछ एनर्जी की जरूरत है क्या? कुछ भी नहीं है। आप बाहर किसी भी मेटल को ले आके रखो, एक वैक्यूम में रखा था, आप तुरंत बाहर लाओगे तो ये गैस इसको क्या करेगी, सराउंडेड कर देगी। इसके लिए कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, यानी कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो केमिकल होती है प्रोसेस, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एक्टिवेशन एनर्जी के कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप दोगे, अगर 50 जूल एनर्जी है और आप उससे 30 नहीं दोगे एनर्जी जूल, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकती है, चाहे आप बाकी कोई भी कंडीशन फॉलो कर दो। तो एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड, इसमें होना ही चाहिए। अगर आप इसे फुलफिल नहीं कर पाए तो ये रिएक्शन नहीं होगी और केमिकल एड्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका फोर्थ पॉइंट हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है एक्टिवेशन एनर्जी? सर फिर से समझा दो। है अच्छा, देखो सर एक बार फिर से समझा दो। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या होता है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसे, पहले एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आप लोग अभी एग्जाम दोगे क्लास 12 का, क्लास 12 में हमने कहा 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 12 से आगे वही स्टूडेंट जाएगा जो मिनिमम 40% लाएगा। तो ये पूरी एनर्जी होती है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, पूरी एनर्जी को। यह हमने कहा कि 40 जूल एनर्जी चाहिए,
इसके बाद ये 12 से 13 में जा सकता है। लेकिन अभी आपके पास कितनी एनर्जी है? हो सकता है किसी के पास 10 जूल एनर्जी हो सकता है किसी के पास 20 जूल एनर्जी हो सकता है किसी के पास 30 जूल एनर्जी हो। तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे चाहिए जिससे वो 40 जूल एनर्जी गेन करे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना दे। तो अब इसको कितना चाहिए? 10 जूल। तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको कितना और चाहिए? 40 होने के लिए 20 जूल और चाहिए। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? 20 जूल। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 10 जूल। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 30 जूल। तो अगर ये एनर्जी इसको नहीं मिलेगी तो तब तक केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप कैसे 12 से आगे चले जाओगे? अगर आपके मार्क्स 40% से कम आ गए तो आप क्वालिफाई कर सकते हो? बताओ। अगर 40% से आपके मार्क्स कम आ गए और हमने कहा 40% होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपके इससे कम आए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जितनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी चलेगी। और इसमें क्या कहते हैं, फिजिकल के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। अब क्लियर है? जैसे 12 से आगे बढ़ने के लिए आपको फिक्स मार्क्स है जो गवर्नमेंट करती है या सीबीएसई करती है कि 33% चाहिए या 40% चाहिए। तो एक मिनिमम एनर्जी रखेगी ना आपके लिए कि इतना हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। तो ये टोटल होगा तो उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स को। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी सपोज करो 20% है, तो अब आपको कितना चाहिए? 13% और चाहिए। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अगर ये किसके लिए चाहिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। फिजिकल के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल अपने आप हो जाती है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टेम्परेचर का। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो फिजिकल के लिए और केमिकल के लिए। तो फिजिकल और केमिकल के केस में क्या होता है? फिजिकल किसे मानते हैं? देखो फिजिकल का मतलब आप समझ जाओ यहाँ पे कि गैस डिसॉल्व हो रही है इन सॉलिड में, ध्यान रखना। इसके बेस पे आप सारे पॉइंट को ध्यान रखो। और केमिकल का मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी। अब टेम्परेचर के केस में क्या होता है? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बताओ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? रिप्लाई करके बताओ मुझे। अगर टेम्परेचर बढ़ाया और किसको कर रहा हूं मैं? देखो गैस को सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना आपने। अब बताओ, इसका रिप्लाई करो। इंक्रीज और डिक्रीज? इसका आंसर होगा डिक्रीज। चलो देख लेता हूं किसने दिया आंसर। हाँ, अब इससे एक राइट आंसर है। श्रुति राइट आंसर, यामिनी राइट आंसर। तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट किस पे लगाना है आपने? कॉन्सेप्चुअल बेस पे। अब देखो डिक्रीज क्यों होगा? अभी मैंने क्या कहा आपको? गैस, ये सॉलिड है आपके पास और सॉलिड के ऊपर से गैस लगी हुई है। अब सोचो अगर आप गैस में हीटिंग करोगे तो क्या होगा? गैस के पार्टिकल तो दूर भागेंगे ना। ये गैस है और ये सॉलिड है। आपने हीटिंग करी तो यहाँ पे तो कुछ भी गैस नहीं बचेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, यानी एड्जॉर्प्शन तो होगा नहीं। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, रीजन क्या है उसका? कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो बढ़ जाएगी। अब इसकी रफ्तार तेज हो गई, अभी अपने बैठेगा नहीं एक सामने, ये बहुत दूर दूर भागेगा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हो गई। तो ये क्या होगा? फार अपार्ट, जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। गैस रुकेगी नहीं इसमें, सॉलिड इस सरफेस में रुक ही नहीं पाएगी टेम्परेचर में। ठीक है, और केमिकल में क्या होता है? इन जनरल टर्म्स में, वैसे रिएक्शन पे बेस्ड होता है और ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने, लेकिन इन जनरल हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा।
ठीक है, इन जनरल वे में। और पर्टिकुलर वे में डिपेंड करेगा, उसमें हम लगाएंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। किस चैप्टर में है ये? स्टेट ऑफ मैटर में। तो वहां पे से, सॉरी इक्विलिब्रियम में है, तो वहां से आपको अप्लाई करना है। पर इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल प्रोसेस होगी, एक्टिवेशन एनर्जी उसे जल्दी मिल जाएगी। जितनी कम एनर्जी थी आप हीट दोगे, तभी तो कोई चीज क्या होती है, हीट से तुरंत बन जाती है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा दोगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो समझ में आया ये 5th पॉइंट? बताओ, किसी को डाउट टेम्परेचर के केस में? यस नो रिप्लाई कर दो, जिसको नहीं आया दोबारा पूछ लो। सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट वन इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ध्यान रखते हैं, किसके बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हीट ऑफ एडजॉर्प्शन आपको मैंने सर बताया ली था। चैटलियर वाला एक बार फिर से बता दो। है सर ली चैटलियर वाला। वो तो अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो पूरा ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल का। मैं आगे आपको 11 का भी करवाऊंगा, काफी थोड़ा सा जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं आपको 11th भी कवर करा दूंगा पूरा इस बीच। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा एक्स्ट्रा टाइम लेके। ठीक, देखो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब आपको पता है कि एडजॉर्प्शन में कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक है एडजॉर्प्शन या एंडोथर्मिक है? एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, राइट। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इसी से कॉन्सेप्ट समझ लो बस। देखो इसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। कब? जब एडजॉर्प्शन होगा। और हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि जैसे आपके मार्क्स होते हैं, तो मार्क्स कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, परसेंटेज से। तो हमने फिक्स कर दिया, दुनिया में कितने भी एग्जाम हो जाएं, कितने भी मार्क्स के, कोई 500 मार्क्स के, कोई हो रहे 800 मार्क्स के आउट ऑफ, कोई होता है 1000 मार्क्स का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोर्ड ने क्या किया, इस सबकी परसेंटेज निकाल दी, ताकि सबको हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके कि किसके ज्यादा आए किसके कम आए। ये तो हम इसमें नहीं बता सकते 500 में से किसी के 300 आ रहे हैं, किसके 800 में से 400 आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, परसेंटेज कर दिया, तो फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब। ठीक है, ये कितने 1 मोल गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो उसमें कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, उसे कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और मैंने आपको कहा था कि जो हीट रिलीज होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, कोई बता सकता है? हीट रिलीज होगी जो, वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, बताओ। हीट रिलीज किस चीज पे डिपेंड करेगी? वो करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, अब इन दोनों में से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? केमिकल का ज्यादा है, हाई। तो इसका हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई होता है। लगभग ये देखा गया है 40 से 400 किलो जूल पर मोल। जबकि फिजिकल का लो होता है, ये है 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जितना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी कम एनर्जी निकलेगी, और जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो ये क्लियर हुआ आपका हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन? बताओ यस नो। आगे बढ़ जाऊं। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन के यस केस सर। में फिजिकल में लो एंड केमिकल में हाई। रीजन भी मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। हर एक चीज का आप रीजन पूछ सकते हो, क्योंकि सारे रीजन अवेलेबल हैं सबके। आपको बुक में नहीं मिलेगा, बल्कि बुक में सिर्फ यही लिखा रहता है कि इसमें ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, मुझे पॉइंट का ध्यान नहीं है कौन सा है, प्रॉपर्टीज में। अब सिमिलर वाला बता देता हूँ, जैसे प्रेशर है, प्रेशर फिजिकल में और केमिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, बताओ।
सोचो, और मैंने आपको किसको चीज को ध्यान में रख के कहा है, गैस इन सॉलिड, गैस डिसॉल्व होगा, गैस एडजॉर्ब होगा सॉलिड में। तो अब मुझे रिप्लाई करके बताओ कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? सोचो, दिमाग लगाओ। इंक्रीज। हाँ, वेरी गुड। और इसके अलावा देखो, ये इंक्रीज करेगा क्योंकि गैस है यहाँ पे। देखो, गैस या जनरली कुछ भी होगा, दोनों के केस में सेम है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इन जनरली क्या होती है, केमिकल और फिजिकल सेम होती है। लेकिन ये डिफरेंस कहाँ पे आएगा? देखो, डिफरेंस ये आता है कि जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि सारी गैस भाग जाएगी वहां से। ये गैस क्यों अटकी हुई है? क्योंकि आपने उसे प्रेशराइज कर दिया, प्रेशर करके रखा हुआ है, गैस को जबरदस्ती रखा हुआ है। इसीलिए क्या होगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी, ठीक है। प्रेशर कम कर दिया तो गैस भी निकल जाएगी बाहर। लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, केमिकल में ऐसा नहीं होगा। प्रेशर में तो बढ़ने से बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर अगर आप कम करोगे तो ये डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, ये डिक्रीज नहीं होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन सर तो सेम रहेगा? हाँ, सेम तो नहीं रह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें कह सकते हैं हम डिजॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया, यानी रिमूवल ऑफ गैस हो गया। इसमें डिजॉर्प्शन नहीं होगा, बस इतना कह सकते हैं हम। क्योंकि केमिकल चीज क्या होती है, कंडीशनल बेस्ड है। मैंने कहा अभी ये हाईली स्पेसिफिक है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो जो क्लियर कट है वो ली चैटले प्रिंसिपल बताता है, प्रेशर के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे। एग्जैक्टली यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिजॉर्प्शन नहीं होगा, बस डिजॉर्प्शन नहीं हो सकता। डिजॉर्प्शन मतलब रिमूवल ऑफ गैस नहीं हो सकता है, बस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा, इसमें डिजॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है इसमें कि फिजिकल प्रेशर हमने कम किया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, लेकिन अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया केमिकल वाले में तो क्या होगा, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें डिजॉर्प्शन नहीं होगा। हम यही कह सकते हैं बस, क्योंकि केमिकल के लिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना अपनी तरफ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। किसमें कितने टेम्परेचर चाहिए होता है, किसमें कितना है। अब आप वाटर को बॉयल करोगे तो एग्जैक्टली आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर आप 99.99 भी करोगे तो भी ये बॉयल नहीं होने का। तो इसके लिए हाईली स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जिसको हम पर्टिकुलर रिएक्शन पे देख सकते हैं। क्लियर हो गया फिर प्रेशर वाला? बताओ यस नो। यस यस सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज में, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है। अब मुझे खुद बताओ आप लोग, अगर मैंने फिजिकल को किया है और सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जैसे सपोज करो पहला मैंने एक मेटल ये लिया, इसमें गैस एडजॉर्ब कराई, दूसरा मेटल मैंने ये ले लिया, इसमें गैस एडजॉर्ब कराई, तीसरा मेटल मैंने ये ले लिया, इसमें गैस एडजॉर्ब कराई। तो आपको ये बताना है कि तीनों में से सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन किस में होगा, 1 में, 2 में या 3 में? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम, हाँ श्रुति राइट आंसर है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। इसका रीजन क्या है, देखो रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजन क्या होता है कि जैसे आप कभी भी, जैसे निकल लिया आपने, कोई भी मेटल को आपने लिया है, तो इस मेटल में जो ये जिसके थ्रू कंबाइंड होता है, इसे कहते हैं एक्टिव साइट। ध्यान रखना, ये होती है इसकी एक्टिव साइट, क्योंकि यहीं से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। जैसे आप हो तो आपका एक्टिव साइट क्या हो गए, आपके हैंड हो गए, क्योंकि आप हाथों से लिख रहे हो, ठीक है। तो ये एक्टिव चीज है, यहीं से आप किसी चीज को उठाओगे, ले जाओगे, तो एक्टिव चीज है यहाँ पे। तो ये किसके थ्रू किसी को कंबाइन करेगा, इस साइट के थ्रू, तो इसे कहते हैं एक्टिव साइट। तो जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो, इसका एक्टिव साइड भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट है तो 4 एक्टिव साइड होंगे ऊपर की साइड को। यहाँ 5 हो गए, ये सॉरी ये 4 है, यहाँ 6-7 हो गए, तो 6-7 होंगे तो एक्टिव साइड भी बढ़ जाएंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्टिव साइड बढ़ जाएगा, और एक्टिव साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाता है।
ठीक है, तो ध्यान रखना कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और यही सेम केस किसके साथ है, केमिकल के साथ भी है। केमिकल में भी यही होता है कि अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो केमिकल भी इंक्रीज करता है, यानी कि दोनों के दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक है, केमिकल में भी आप देख लो, अगर आप किसी चीज को बना रहे हो, आपने एक वेसल ये लिया फर्स्ट वाला और दूसरा वेसल आपने ये ले लिया, तो किसमें जल्दी बन जाएगी कोई चीज, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, आप हीटिंग कर रहे हो दोनों केस में, तो किस केस में जल्दी बनेगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि उतना ये टच में ज्यादा रहेगा हीटिंग के, और उतने ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया था मैंने कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, एक इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ गैस। जो भी गैस इसमें एडजॉर्ब हो रही है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। अब फिजिकल के केस में, दूसरा केमिकल के, इसको थोड़ा समझना है आपने, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा है लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा। देखो, जो गैस होती है उसमें एक वर्ड आता है लिक्विफिएबल गैस। लिक्विफिएबल का मतलब होता है जो लिक्विड में आसानी से चेंज हो जाती है। जैसे ठंडी के टाइम में आपने देखा होगा फॉग टाइप का लगा होता है, तो आप बाहर जाते तो भीग जाते हो, तो उसे कहते हैं लिक्विफिएबल गैस, यानी वो लिक्विड में चेंज हो गई है। तो जितनी लिक्विफिएबल गैस ज्यादा होगी उतना उसका फिजिकल एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, तभी तो आप कोहरे के टाइम पे भीग के आते हो। तो जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होती है पूरी की पूरी, यानी जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है पूरी तरह से। ठीक है, तो उस गैस को हम कहते हैं लिक्विफिएबल गैस। तो जितना लिक्विफिएबल कंडीशन उसकी ज्यादा होगी उतना उसका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। और लिक्विफिकेशन के लिए फिर आपको एक पॉइंट में जाना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। जितना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में देखेंगे तो पोलैरिटी है। अब ये सब टर्म्स क्या है, 11th के टर्म्स है सारे के सारे, क्योंकि जो बेसिक्स है वो 11th का है। अभी तो हम हाई हाई की चीजें बताते रहते हैं बस। हम कहेंगे पोलैरिटी भी एक चीज आ सकती है, पोलैरिटी। जितना पोलर ज्यादा होगा उतना क्या होगा, उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उतना पोलैरिटी ज्यादा होगी तो किसी चीज में अच्छा कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मेन वर्ड पहले यहाँ पे आता है लिक्विफेबल, यानी लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, और जबकि केमिकल में ऐसा नहीं होता है। केमिकल में क्या होता है, जो गैस सॉलिड के साथ कंबाइंड करके कंपाउंड फॉर्म कर देती है जल्दी से, वो फास्ट रिएक्शन देगी। ठीक है, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगी कि जो गैस कितनी जल्दी कंपाउंड के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। जितनी जल्दी ये सॉलिड या इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, उतनी जल्दी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये गैस पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था केमिकल के बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, कंडीशन बेस्ड होती है। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो गैस जितनी जल्दी सॉलिड के साथ कंबाइंड हो जाएगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन कब इंक्रीज करेगा, जब लिक्विफेबल गैस होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, बताओ यस नो, आगे बढ़ जाऊं। अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है लेयर का। देखो, आपको मैंने 10 पॉइंट बताए हैं और आपको 6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। आप प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको 3 या 4 टाइम्स से क्वेश्चन मिलेगा आपको कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें एक है लेयर, फिजिकल और केमिकल के लिए। जैसे आप फिजिकल एडजॉर्प्शन करते हो तो इसमें मल्टी लेयर बन जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर या मल्टी लेयर फॉर्म्ड हो जाता है। मल्टी लेयर का मतलब बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं। जैसे आपने ये क्या किया, एक वेसल लिया, इसके अंदर कोई गैस रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पिस्टन रखा हुआ है और आप यहाँ से पिस्टन को प्रेशराइज करोगे, तो जो भी इसमें गैस है, ये जो यहाँ पे इसके सरफेस में जो गैस लगी हुई है, अब ये गैस क्या होगी, एक लेयर है, 2 लेयर है, ये जब आप हाईली प्रेस करोगे तो ये किसके कांटेक्ट में आएंगी, वेसल के सरफेस के। तो इस तरीके से मल्टी लेयर फॉर्म कर सकती है, हाईली लेयर हो सकती है।
लेकिन केमिकल में जो लेयर होती है वो केवल एक ही लेयर होती है बस। जैसे आप पेंट कर रहे हो तो जो एक लेयर है इसकी फर्स्ट वाली ऊपर वाली, बस यही क्या होगी, केमिकल से बॉन्डेड होगी, बाकी नहीं होगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड किसके बीच में होगा, केवल जो सरफेस है और वो पहली लेयर है उसके बीच में होगा बस। आप बाकी ऊपर से कितना भी रख दो, उसमें और इस मेटल में सरफेस में क्या होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। तो केवल ये यूनिमोलिकुलर लेयर होती है बस। और ये क्यों होती है मल्टी मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में लग सकता है, इसीलिए ये स्पेसिफाई नहीं होता, तो आप ये कहीं पे भी होगा तो भी ये वैंडरवाल फोर्स को शो कर सकता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो हम यहाँ पे कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉर्मल बात है, आम बात है, हर एक चीज में अप्लाई हो जाता है। ऐसी किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में आपको पता है कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप कहोगे वैंडरवाल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये मल्टी लेयर हो सकता है, मल्टी लेयर फॉर्म करता है एडजॉर्प्शन से एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर ज्यादा दे दोगे तो। लेकिन ये केवल क्या करता है, यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्म करता है बस, केवल एक ही लेयर की मॉलिक्यूल है जो एक ही लेयर में फॉर्म्ड होते हैं, बाकी नहीं होते। तो ये क्लियर हुआ आपको, बताओ 10th पॉइंट क्लियर है यहां तक, यस नो, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. ओके, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर लेना। अब इसके बाद देखो, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ही पॉइंट इसमें बचे हैं बस, ये आपका फिनिश हो जाएगा कल ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉर्प्शन। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन, पहले आपको मेन ही क्वेश्चन पे ले चलता हूं क्योंकि 6 मिनट है, फिर दूसरे में पढ़ेंगे हम दूसरा। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि कोई भी जो एडजॉर्बेंट होता है, ये सब कैसे क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर है, कि जो एडजॉर्बेंट है आप इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, आप इसे पावरफुल कैसे बना दोगे, इसे बहुत अच्छा एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एडजॉर्बेंट होगा उसको आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। जैसे मैंने आपको ये सरफेस दे दिया और मैं बोलूंगा कि अभी यहाँ पे 10 ग्राम गैस एडजॉर्ब हो रही है, और आप इसमें क्या करोगे कि ये 10 ग्राम से ज्यादा गैस एडजॉर्ब करे, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हाउ कैन वी एक्टिवेट द एडजॉर्बेंट, आप एडजॉर्बेंट को कैसे पावरफुल बना सकते हो, कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हो। आप क्या करोगे इसके साथ, ये 10 से बजाय 20 ग्राम गैस को एडजॉर्ब करेगा। कोई बता सकता है इसमें क्या किया जा सकता है, इस मेटल के साथ या सब्सटेंस के साथ हम क्या करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा गैस एडजॉर्ब करे। Pressure increase करना है. हाँ, क्या कह रहे हो? Pressure increase करना है. हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन एक और इसमें पॉइंट है कि उस पे भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आया, उसको कहते हैं टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। इसको स्मॉल पीसेस में तोड़ दो, स्मॉल पीस बना दो इसके। अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दोगे तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसी में एक क्वेश्चन आता है, देखो भी बता देता हूं मैं आपको, कि वो कहता है कोयला लिया आपने या एक वुड ले लिया और एक पीसेस में वुड ले लिया, इतना ही ग्राम सेम, इसी को आपने पीस में तोड़ दिया और एक ये है, तो इन दोनों में से ज्यादा गैस एब्जॉर्ब कौन करेगी, तो सीधा सा आंसर है जो पाउडर फॉर्म वाला होगा। जो पाउडर वाला होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जो पाउडर वाला होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू सिंपल वन से। ये जो सॉलिड स्टेट है इसके कंपैरिजन में पाउडर वाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आप चेक करके देखो। तो ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा था आपको सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्टिव साइड बढ़ जाता है, जिससे वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा किसी भी चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या है इसका, टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीस, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो। आप देखो, आप एक गड्ढे से एक जमीन में से मट्टी खोदो, मट्टी निकालो इसकी बाहर, उसके बाद फिर उस मट्टी को उसमें डाल दो, तो आप देखोगे कुछ मिट्टी बच जाएगी आपके पास, और वो एरिया भी फुलफिल हो जाता है।
तो आप सोचोगे मिट्टी तो मैंने यहीं से निकाली थी, लेकिन मैंने मिट्टी फिल भी कर दी, फिर भी मिट्टी बच गई। क्यों? क्योंकि जैसे आप मिट्टी को निकालोगे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो पहला रीजन है इसका टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। सेकेंड रीजन है इसका टू मेक इट्स सरफेस रफ, उसका सरफेस को रफ बना दो। जैसे मैं लिख रहा हूं ये स्मूथ सरफेस है तो मैं आराम से लिख रहा हूं, कम इंक खर्च हो रही मेरी। लेकिन अगर इसी को मैं क्या करूंगा, रफ सरफेस बना दिया, जैसे आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, पुराना ब्लैक बोर्ड, उसमें देखो चौक कितनी सारी लगती है चौक, बहुत ज्यादा चौक उसमें यूज होती है। आप लिखोगे ढंग से लिखा नहीं जाएगा, बहुत सारे पोर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी। अगर आपने इसको क्या किया, किसी कील से ठोक ठोक के इससे क्या कर दिया, रफ बना दिया पूरी सरफेस को। तो जैसे आप इसको, इसकी सरफेस को रब करके या बाय रबिंग होती है जनरली, रब करके या कील करके आपने इसकी सरफेस को रब बना दिया। तो रब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पोर्स हो जाएंगे इसमें, और पोर्स की वजह से क्या करेगा, ये गैस को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ 2 पॉइंट? फर्स्ट, उसे छोटे पीसेस में तोड़ दो। सेकंड, उसके एरिया, सरफेस एरिया को क्या कर दो, रब बना दो पूरा। रब बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें, रबिंग करके या और तरीके से मेथड करके आप उसको रब बना दो। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट? फर्स्ट सेकंड इज क्लियर? और तीसरा पॉइंट इसमें है, जो एड्जॉर्ब गैस है, सपोज कोई गैस इसमें एड्जॉर्ब है, पहले से कोई गैस है जो एड्जॉर्ब है, तो उसे रिमूव कर दो, हटा दो। रिमूव द एड्जॉर्ब गैस, जो गैस पहले से थी उसे हटा दो, मतलब इसे पूरा क्लीन कर दो पहले, और फ्रेश एयर इसमें पास आउट कराओ, तब आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 रीजन है, 2 ज्यादातर इफेक्टिव है, फर्स्ट और सेकंड वाला। और इसमें इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आया हुआ है, कोल के नाम से, कोल लैम्प है और एक है आपके पास पाउडर कोल है, तो कौन जल्दी जलेगा, बर्न कौन होगा जल्दी? तो इसमें से कौन होगा बर्न जल्दी, जो पाउडर वाला होगा, क्योंकि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहां तक? बताओ यस नो। हाउ कैन वी Yes, sir. एक्टिवेट द एड्जॉर्बेंट, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके रीजन 3 है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि कोल लैंप हो या कोई बड़ा वुड हो और एक है पाउडर वुड है, तो उसमें से जल्दी कौन जलेगा या फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? तो जो पाउडर वाला होता है, जो स्मॉल पीसेस में है, उसका एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो फिर से ज्वाइन करो सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम ये खत्म हो रहा है, दोबारा से सेम आईडी पे ज्वाइन करना है।